उस माहौल के बारे में आप शुरू करें यहाँ से। जी बिल्कुल। जी, कहिए। मैंने भी मुरादाबाद में ही हम्म, बचपन में सीखा जी। और अपने दादा से सीखा। दादा बहुत गुणी विद्वान थे और वो बहुत अच्छे टीचर थे, अच्छा, सिखाना भी आता था। क्या बात। तो हमारे बाप को भी सिखाया उन्होंने, हमारे चचाओं को सिखाया, फिर हमें सिखाया। और हमें बहुत छोटी उम्र में लेके बैठते थे, वो 7 साल की उम्र थी तो सर लेके बिठा दिया मुझे, कहने लगे भाई बजाओ। मैंने कहा अच्छा साहब। अब मेरा उस वक्त तो खेलने का टाइम था, मन तो लगता नहीं था मेरा मगर उनके डर की वजह से बैठना पड़ता था। जी, लेकिन घराने में ऐसे ही होता है। हाँ, घरानेदार जो वो ऐसे ही हुआ बिल्कुल। करती थी। जी। तो वो कभी कभी नमाज को भी जाते थे, मैं भाग जाता था उठ के, बस वो मैं इंतज़ार देखता था कि कब जाएंगे जी। जब बाहर गए मैं भाग लिया। अब वो आए, उन्होंने देखा नहीं, तो अब उन्होंने तलाश करी, कहाँ अभी कहाँ गया था? अब साहब वो मिल गया। मैं अगर मारते हुए लाते थे। उस ज़माने में शागिर्दों को मार मार के सिखाते थे, अब तो बहुत प्यार से सिखाते हैं लेकिन वो बात ये थी कि अगर एक रैपर उन्होंने लगा दिया तो जो नहीं भी निकल रही ना बात बात गले से या हाथ से, वो फौरन आ जाती थी। क्या बात, क्या बात। उनकी मार का ये असर था, होता था क्या बात। कि निकल रही, लेकिन जहाँ उन्होंने एक रैपर लगाया बस फौरन ही निकल गई। अच्छा। हाँ, ये बात थी पहले गुरुओं में कि वो एक डांटा पहले तो फिर मार के सिखाते थे। जी। लेकिन मारने का भी फायदा होता था उनको, क्योंकि उनकी डर से फिर आदमी रियाज करता था। जी। क्या दादा अब्बा मारेंगे हमारे, अब रियाज करो, नहीं तो चिपट के कर लो, नहीं तो मारेंगे, नहीं किया तो ये डर था। क्योंकि ये साधना एक तप है ना, वो तप करवाना है वो भी बच्चे से। जबरदस्त साधना है। मैंने तो, अब आप यकीन करेंगे, एक आपको वाकया सुनाता हूँ मुरादाबाद का ही। जी जी। मुरादाबाद में जब सज्जू खां की बेटी मनिया अम्मा, अम्मा जी कहते थे हम, अच्छा। उनका मनिया, एक बेटी थी उनकी और एक बेटा, उनका बेटा था अमन अली खां साहब। जी जी। बड़े मशहूर हुए, उस्ताद भी हुए, बहुत अच्छे गुणी। लेकिन उनकी जन्मभूमि सब मुरादाबाद की थी। जी जी। खैर ये बाद में सुनाऊंगा वाकया। लेकिन क्या हुआ कि वो मैंने खुद देखा कि उनकी बेटी अपने बेचों को सिखा रही है गाना। अच्छा। अब कैसे सिखा रही है? बायां हाथ में लेके ठेका लगा के, अच्छा। ठेका लगा के और अपने बेटों को, बच्चों को सिखा रही है। अच्छा। वो छज्जू खां साहब की बेटी, जो छज्जू खां स्टूडेंट शागिर्दों को जो सिखाते थे, वो बेटी वैसे ही सीख जाती थी। उनके क्या बात, सारे ख्याल रसाई उनको याद थी। तो मैं देखा उनको बुढ़ापे में, मैं बच्चा सा था, सफ़ेद बाल बिल्कुल भरंग, और बायां हाथ में, और बच्चों को सिखा रहे हैं ख्याल। क्या बात। गा के, और बच्चे सीख रहे हैं उनको। जी। तो ये ज़माना मैंने उनका देखा, मुझे हैरत हुई कि देखो कैसा बुढ़ापे में भी गा रही हैं और तबला बजा के रही हैं ठेका लगा के। बहुत मुश्किल बात है हालांकि, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए। और वो सज्जू खां साहब, नज़ीर खां साहब, फिदा अली खां साहब, ये सब पैदाइश इनकी जन्मभूमि मुरादाबाद की। जी जी। लेकिन जिस वक्त ये बॉम्बे चले गए, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको इनवाइट किया कि खां साहब आप यहाँ आके रहिए। मुरादाबाद एक छोटी सी जगह है, वहाँ तो लोग ज़्यादा सीखने वाले पैदा नहीं होंगे, म्यूज़िक की आपकी कदर नहीं होगी, कोई ज़्यादा नहीं कदरदान ऐसे नहीं है वहाँ। बॉम्बे में आएंगे आप, यहाँ आपके गुण की, इल्म की कदर करने वाले लोग मौजूद हैं। अब वहाँ एक भिंडी बाज़ार है जहाँ पर वो जाके रहे। अब मराठी लोग थे, उनके शागिर्द और शिगर थे। उन्होंने कहा खां साहब अब तो यहाँ टाइम तो हो ही गया, इनके साल 2 साल 4 साल के बाद ये बात पैदा हुई कि इसी घराने को, भिंडी बाज़ार घराना को मशहूर कर दो।
क्योंकि खान साहब तो रह ही रहे थे वहाँ, जाके बस गए वो, समझ लीजिए। तो आपका जो घराना है वो मुरादाबाद, मेरा मुरादाबाद रामपुर घराना है। हाँ, तो क्या भिंडी बाजार घराने के साथ उसके क्या भिंडी बाजार घराना हमारी रिश्तेदारी हैं उनसे। हाँ, लेकिन बजाने में उनसे क्या असरात हुए? बजाने में वो दरअसल गाने की और बजाने की तालीम, सारंगी की तालीम एक ही है। क्या बात है, क्या बात। ना और सारंगी एक ही चीज़ है। बिल्कुल। जो एक्सरसाइज, जो पलटे, जो ताने आप गाने में के लिए सिखाएंगे, वही बात, वही सारंगी की है। क्या बात, क्या बात। कोई फर्क नहीं। मुरादाबाद के भी बहुत अच्छे से जी और गवैये भी हुए मुरादाबाद के। जी जी। तो मुरादाबाद में गाने के लिए अल्ताफ खान साहब एक बहुत अच्छे, उदयपुर में रहे और सिखाया गाना, बहुत लोगों को शागिर्द हुए उनके। अच्छा जी। एक गवैये सज्जू खान नज़ीर खान साहब, इनकी जन्मभूमि मुरादाबाद। हाँ तबले के उस्ताद अहमद जान सरकवा, जन्मभूमि मुरादाबाद। जी जी। अच्छा खान साहब, अब हम चलते हैं थोड़ी सी तालीम की तरफ। जी। आप अपनी तालीम के बारे में कह रहे थे कुछ, तो अब आपने जो कमाल भाई को तालीम दी उसकी क्या विशेष बातें रही? विशेष बात ये थी कि ये भी बहुत सही दरअसल। तो इनको मैंने डांट डांट के भी सिखाया। अच्छा, ठीक है। और मैं चाहता था कि मेरे घर में सारंगी रहनी चाहिए, जी जी। कि कोई सारंगियाँ पैदा। मेरे नवासा बना बहुत अच्छा सारंगिया, उसका नाम सुहेल है। एक नवासा बना, उसका नाम नबील है, एक लड़की का लड़का वो है। घराने में हमने कंटिन्यू रखी सारंगी, वरना बहुत से सारंगी प्लेयर्स ने अपने बच्चों को सारंगी नहीं सिखाई थी उस ज़माने में। जब मैंने शुरू की उस वक्त बहुत से सारंगी प्लेयर्स चाहते नहीं थे कि सारंगी सीखें, क्योंकि उस वक्त एक सारंगी एक हार्डशिप से गुजर रही थी। और जो सारंगी का दौर था कि ज़्यादातर लोग अकम्पनीमेंट में सारंगी को इस्तेमाल कर रहे थे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब से लेकर मेरे ख्याल है आज के जो गवैये, सबके साथ कोई ऐसा घराना नहीं बचा होगा जो संगत ना की होगी। और उस ज़माने में भी अपनी उनसे पुराने के साथ भी पापा जी को बजाना। ऐसे ऐसे गवैये हुए अमरनाथ ठाकुर जैसे, कि अगर तान उनकी नहीं कही तो वहीं स्टेज पे माइक के सामने कर, नहीं हुई बेटा, नहीं हुई, गाल पे हाथ मार के, नहीं हुई बेटा। और जो हो गई तो शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। और ऐसे भी तो उसके लिए कान बहुत शार्प चाहिए कि शार्प। और दूसरा ऐसा भी वाकया है कि दो सारंगिये बैठे हैं जी, आज इसको बैठेगा जो मेरी तान गाएगा। ओमकारनाथ ठाकुर जी के साथ ऐसा भी वाकया आया पापा के साथ एक। हाँ ऐसे भी। गोपाल जी बनारस के अच्छे सारंगिये थे जी, बहुत अच्छा बजाते थे। मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ वाकया। अब वो बच्चा बाबू कॉन्फ्रेंस करते थे वहाँ के, उनका नाम तो था अमर शंकर, लेकिन बच्चा बाबू नाम से मशहूर। अकेले आदमी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस करते थे। अच्छा। तो उन्होंने शेड्यूल कर दिया। वो 47 से थोड़े दिन की बात है, मेरे ख्याल है 50 की बात होगी, 50 या 51। मैंने मना किया, मैंने कहा बच्चा बाबू अभी मत कीजिए ऐसा, कि हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, झगड़े वाले तो हैं नहीं, ये झगड़ा करते नहीं, ना लड़ने वाले हैं, ये बहुत सीधे होते हैं। गाने बजाने वालों की कौम जो है बहुत सीधी है। ये लड़ते झगड़ते कभी नहीं सुना होगा आपने कि किसी लड़ाई में हिस्सा लिया या किसी झगड़ में हिस्से, कहीं नहीं, वो तो हमेशा चुपते हैं, लड़ते हैं। जी जी। अब तो मैंने मना किया, मैंने कहा कीजिए गोपाल जी और हम दोनों का ड्यूट रखेंगे तो थोड़ा सी गड़बड़ ना हो जाए। नहीं साहब अब तो शेड्यूल हो चुका है भैया, अब तो बचाना ही पड़ेगा तुम्हें। अच्छा साहब जैसा। खैर स्टेज पे गोपाल जी भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। उनको अब प्रेमवल्लभ तबले पे, पुराने थे, बड़ा बहुत प्रोग्राम किए। अब गोपाल जी सारंगी अपनी लेके आए, मैं भी भैया सारंगी लेके पहुंच गया और प्रेमवल्लभ तबले पे। अब
पंडित ओमकार जी सारे सब सामने बैठे थे आर्टिस्ट, बिस्मिल्लाह खान साहब और ये अपने विलायत खान साहब, जो भी आर्टिस्ट आए थे वो बुक किए थे। वो लास्ट सीटिंग थी दिन की, 2-3 दिन हो चुका, अब लास्ट सीटिंग है संडे के दिन की लास्ट सीटिंग पर। जी। अब उसमें रख दिया हमारा, और सारे बैठे सामने, सारे आर्टिस्ट सामने बैठे। उसके बाद पेमेंट होगा ना, जी। तो इंतजार में थे सब, प्रोग्राम खत्म होगा काम। तो ओमकार नाथ जी स्टेज पे आ गए कि भाई 2 सरंगियों का तुम्हारा पता ही नहीं लगेगा, तो किसकी शान गई, सरंगी की तो एक से आवाज़ आएगी, अगर एक साथ बजाएंगे तो तो एक साथ बजाओगे तो भैया कैसे पता लगेगा। लेकिन अब बैठो मेरी ताने को आवाज़, अच्छा, तो जो तान जाएगा भैया वो रुकेगा आज। क्या बात। ऐसी बातें करने लगे वो। तो खैर कि पहले कौन बजाएगा, पहले साबरी खां बजाएंगे मेरी शान, बाद में गोपाल जी बजाएंगे। गोपाल जी की उनसी थोड़ी सी सुर मिलाने में गड़बड़ हुई थी। अच्छा। जब सरंगी मिला रहे थे वो, तो उन्होंने कहा भाई जरा सही मिलाओ सरंगी। तो उन्होंने कहा तुम आपका तानपुरा भी जरा सही, उसको भी सुर में कर लो। ऐसा भी हुआ क्या था। तो खैर गरज ये हुआ कि ताने कहने लगे वो भी और मैं भी। मैंने पहले कही, फिर उन्होंने कही। ओमकार नाथ जी की समझ में ये आया ये तान इनसे नहीं हुई, अच्छा। गोपाल जी से मेरी तान इनसे नहीं हुई। तो वो कहने लगे भाई गोपाल तुम्हें चला जाना चाहिए स्टेज ओहो पे। हो। अब ऐसे वाक़यात आए जो कि हमें भी बुरा लगा कि किराने के उस जमाने के मशहूर सरंगी उस्ताद शकूर खान साहब, हम्म, उनके साथ बंदी का वाकया मेरा हुआ है। वो अच्छा। ड्यूट हुआ। हम्म, शकूर खान साहब बहुत मुझसे बड़ी उम्र के थे। हम्म, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ड्यूट बजवा के अपना नाम करेंगे। ओहो। आप जी। समझे। तो मेरे भी पीछे लोग पड़े रहे। 2-3 सरंगियों से पहले ड्यूट कराया मेरा, उसके बाद फिर वायरल से ड्यूट कराया, ये ऑल इंडिया रेडियो का वाकया है ना। और फिर ऐसा प्लान बनाया कि भाई शकूर खां से कराओ। अच्छा। तो शकूर खां के साथ मेरा आमने सामने रिकॉर्डिंग है, एक माइक के ऊपर। अच्छा। वो एक तरफ है, एक तरफ मैं हूँ। अच्छा। रमज़ान खां मेरठ के वो तबले पर है। हम्म, वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है अभी। तो उसकी खास बात क्या है? उसकी ख़ास बात यह है कि मैंने फिर किराने वालों को सुनाई रिकॉर्डिंग। अच्छा। तान भाई वान तुम सुनाई। सुनो हाँ। कि शकूर खां की तान और साबरी खां की तान में कोई फ़र्क पाएंगे आप। अच्छा। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त अच्छा। recording। बात है ना कुछ। एक ही तान उसी है। तैयारी में, हम्म, उसी तैयारी और अगर शकूर खां उनके किया सामने तो उसी- सारंगी प्लेयर्स बैठते में भी डरते थे। वो उस जमाने के बहुत बहुत ही अच्छे नामी थे रोबदार सारंगी और- वादक थे। और बैठते भी ऐसे थे, वो हेल्दी थे काफ़ी। तो रोप पड़ता था दूसरे सरंगियों पे उनका, और हमारे पर खैर कोई रोप नहीं पड़ा, कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ। तो आप दोनों ने वही तान बजाई इकट्ठे? दरअसल 3 आदमी बुक हुए थे। नहीं, उन्होंने एक ही तान बजाई। एक हाँ, एक ही एक ही स्टाइल राग में। था उसमें। एक ही राग मारू बिहाग, और एक ही ताने गए। वो जो वो गए वो मैं से गया, वो मैं गया जो वो गए। तो यानी आपने किराने की तान बजाई किराने की ताने या ताने उन्होंने सब मुरादाबाद की बजाई? गाने- हाँ नहीं, गाने बजाने में ताने कोई क्यों घराने कमाल की भाई? तान खास अलग नहीं है। खान साहब गाने की तान बजाई या उन्होंने मुरादाबाद की असल तान में क्या है कि बजाई? एक वक्त आता है जब इनफरादियत जो होती है मुनफरिद हो जाता है इंसान के, ये मेरा स्टाइल है। हम्म, तो शकूर खान साहब की जो सरंगी का स्टाइल था वो ये जरूरी नहीं था कि किराने में इसी तरह से गाना भी होता है। तो आहा। किराने में बहरे वहीद खान साहब का गाना सुनेंगे तो वो सरंगी से बिल्कुल अलग था, और अब्दुल करीम खान साहब का गाना सुनोगे वो तो बिल्कुल अलग था। और सरंगी जो शकूर खान साहब बजाते थे वो बिल्कुल बिल्कुल अलग से। वो किराने से अलग थी। बिल्कुल जो उनका अपना एक वो मखसूस उनका स्टाइल हो एक गया अलग- था। उनका एक अलग स्टाइल था। तो कोई खास किराने घराने का कोई तान नहीं है, हाँ, या कोई किराने की उनका कोई स्टाइल तान की नहीं तान थी ऐसी। जो उनकी जो खासियत थी, सपाट बड़ी उम्दा हाँ, किस्म की जाते थे वो। बहुत तो अच्छी, उस सपाट जमाने में उनकी वालिद साहब को भी, पापा जी को भी, और खुदा ने ऐसी समझ दी कि वो उस मकाम पे वो चीज़ गई उनके हाथ से। तो सपाट किस्म की तान। बिल्कुल। अच्छा।
अच्छे मशहूर हुए वो भी। तो खैर उनके साथ मेरा डील हुआ, अल्लाह के फजल से वो भी खुश हुए फिर। मैं जब बजाया वो भी खुश हुए और सुनने वाले भी खुश हुए। पापा ने क्योंकि पहले मना किया कि नहीं भाई, मैंने मना मेरे किया बुजुर्ग क्योंकि हैं, ये बुजुर्ग बड़े आदमी, मैं चाहता नहीं था, सच्ची बात। जी मैं तो बुजुर्ग आदमी, मैं तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं नहीं बजाऊंगा इनके साथ। नहीं नहीं, लेकिन वो खुद भी कहने लगे नहीं नहीं तू बजा, तो कोई बात नहीं तू बजा। अब ऐसा ज़माना आ गया कि अब चैलेंजिंग काम नहीं रहा, मिला जुला काम हो गया है, जिसमें अगर सारंगी प्लेयर बैठा है तो वो सारंगी प्लेयर से भी गवैया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो उसकी तान गाए। वो बस खाना पूरी करता रहे और फिलर्स देता रहे ताकि उसको एक सपोर्ट मिलती रहे, संगत ना हो, मतलब डबल कॉन्सर्ट ना हो कि जिसमें सारंगी प्लेयर भी फोकस हो या गवैये के साथ सारंगी को भी उतनी ताली इंस्पिरेशन मिले, के लेवल पर चला उसी जाए। लेवल पे चला जाए। जी मेरी तान कह रहा है। हाँ एक जमाना था जी जी कि सिर्फ सारंगी बचती थी गवैयों के साथ में, हाँ वो तो था। और सारंगिया बगैर गवैये के गाया नहीं करता था। क्या बात। गवैया हाँ हाँ सारंगी के बगैर नहीं करता था। फिर क्यों इसको इतना अच्छा क्यों नहीं समझा हारमोनियम को? ऑल इंडिया रेडियो ने इसका जनाजा अर्थी बना ली अलीपुर रोड से कि हारमोनियम कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। असल में तो वो भारतीय बाज है नहीं, हाँ वो एक टेम्पर्ड स्केल है। और लेकिन जिन लोगों ने हारमोनियम किया, जैसे मैंने आपको कहा, वो संगत चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे भराव ही रहे बस। और वो संगत तो सारंगी करती है ना? सारंगी करती है। गाने का जो सबसे क्लोज इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वो सारंगी माना जाता है। और चूंकि अब जो काम करने वाला आदमी होता है, जो मेहनती आदमी होता है, वो खाली गवैये के साथ खाना पूरी करने नहीं बैठता। ठीक है, वो तो कहता है जी आप जाएंगे, मैं आपकी तान भी गाऊंगा। तो वहाँ गवैये के साथ टसल हो जाती है। वो समझता है कि इसको भी उतनी पजीराई या उसको भी उतनी कह दी। तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि कह इट्स दी बेटर तो टू नॉट बुरे, टू ना कह दी तो बुरे। तो बुरे कि जी हुई नहीं। जी जी तो कुछ गवैये ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को बड़ा कहने के लिए वो सारंगी की तरफ ऐसे नजरों से ऐसा देखते हैं भी कि हुआ। जी ये गलत कर रहा है, कैसे? मैं तो ठीक गा रहा हूँ। सही बात। इत्तेफाक से एक गवैये का नाम नहीं लूंगा, जी मैं बजा रहा, नेशनल प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम। अब मैंने उनकी तानें कहना शुरू कर दी, जो वो कहते थे मैं कह देता था, तो क्लैप दे दी थी पब्लिक। अच्छा। अब उनको क्लैप इतना बुरा लगा कि फिर उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया, बस खुद ही गाते रहे। एक तान छोड़ के आए, फिर दूसरी शुरू, फिर दूसरी तान छोड़ के आए, फिर तीसरी शुरू। तो क्यों नहीं दिया? कि फिर सारंगिया तान कह देगा, उसकी क्लैप मिल जाएगा। अच्छा। ये कुछ ऐसी बातें भी पैदा हुई। होती है। तो फिर संगत करना भी ये लोगों ने। बात तो तबले के साथ भी है। अगर आपने कुछ जबरदस्त बजा दिया तो वहाँ क्लैप हो गई और गवैया वहाँ बैठ के देख नहीं रहा है। आजकल तो तबला चाहे गलत भी बज रहा है, चाहे वो तिहाई सम पे आई या नहीं आई, ताली तो वैसे भी बज जाती है तबले पे। ये देखिए ना आप, हाँ तबले का तो एक ऐसा दौर आ गया है कि तबला प्लेयर इतनी देर आप एक आप करें, इतनी देर आपने बंदिश शुरू करी, और जहां आपने 3 ताल शुरू किया, पहले उसने उठान ली तो वहीं ताली बज गई। जो आपने 1 घंटे काम किया वो सब बेकार। आजकल ऐसा तो ज़माना है। हम तो चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये छोटी छोटी बातें समझें कि कहाँ पर बिल्कुल। क्या दाद देनी है और किसको सचमुच वो दाद ये बात। देनी है, अब डिजर्व जो जो करता है। फॉरेनर जो है ना, हम्म, वो क्यों सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, अब यहाँ हमारा शागिर्द है डैनियल न्यूमैन, यहीं सीख के गया मेरे पास। बहुत पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। बहुत 4 पुस्तकें लिखी। हम्म, इसमें हमारे इंडियन म्यूजिक पे, क्लासिकल म्यूजिक, जी और एक रखी राजस्थान के ऊपर। जी उसने बहुत खोज करी, तो यहाँ से जाके सीख करके प्रोफेसर लगा सिएटल में। उसके बाद डीन हुआ ये। उसके बाद लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया कि हम आपको वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं। जी तो वहाँ 5 साल वाइस चांसलर हुआ, वाइस चांसलर होकर रिटायर हुआ। जी तो इसी मेहनत क्यों करते हैं ये? जो हमारे मुल्क में ज़रा मेहनत घबराने लगते हैं, लेकिन जिसने मेहनत कर ली वही कामयाब हो गया। हाँ, वो तो बादशाह है। आ उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, नहीं वो जरूरत। खुद ही खड़े हो जाते हैं। यही बात, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तभी तो कहते हैं, मतलब मार पीट के कहते हैं रियाज करो, बेशक। ताकि उसका आगे जाके क्या फल मिलता है वो तो सबके सामने मेहनत ही तो है। हमेशा कहीं ना कहीं रंग लाती जी है। जी। तो कमाल भाई एक छोटी सी ठुमरी जरूर हमें जरूर मैं सुनाइए।
क्या बात है। हाँ साहब, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे इसी चर्चा पर।